हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं भैया वन शॉट रिवीजन ऑफ द चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट करने वाले हैं हम लोग। ऑलरेडी वन शॉट कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का। अब उसका एक पार्ट था, बहुत लेंथी है चैप्टर है, दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अलग से कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से इसको निपटा देंगे। और क्योंकि इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है तो जो भी एनसीईआरटी में हमें गिवन है वो सारे का सारा हमें पढ़ना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, टर्म 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीट नोट्स बाय भारत पंचाल से मिल जाएंगे, या फिर मैं कोशिश करूँगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग किसे कहते हैं। देखो बेटा, ये जो वर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, इसका फंडा यहां पर ये है भाई। यहां पर एक तो होगा आपका कार्बोनिल ग्रुप और एक होगा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनिल किसे कहते हैं? C डबल बॉन्ड O। और हाइड्रोक्सिल किसे कहते हैं? OH। ठीक है, कार्बोनिल किसे कहा जाता है बेटा जी? C डबल बॉन्ड O को। ठीक है, ये कार्बोनिल होता है और ये OH हाइड्रोक्सिल। और इनसे मिला के ही, कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल से मिला के ही ये हमारे पास क्या बन जाता है एक्चुअल में? कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और बोलते क्या है इसको? ओइक एसिड बोलते हैं। अब देखो फंडा, इसके साथ बड़े इंटरेस्टिंग फंडा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास दो तरह के होंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक, एंड दूसरा हो गया हमारे पास एरोमेटिक। एलिफेटिक किसे कहेंगे? जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो है आपका कार्बन की चेन के साथ लगा। और एरोमेटिक किसे कहेंगे? जहां पर COOH आपका बेंजीन के साथ लगा हो, उसे आप लोग एरोमेटिक बोलने वाले हो। अगली बात पे चलते हैं। तो इनके जो नाम होते हैं, देखो बेटा मैं पहले बोल चुका हूं कि IUPAC नेम याद करना बहुत ईजी है, कॉमन नेम याद करना इजी नहीं होता। कुछ कॉमन नेम के पीछे होती हैं स्टोरियां, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये HCOOH है। अब इसका कॉमन नेम, इसका IUPAC नेम तो हो जाएगा, एक कार्बन है तो आप इसे क्या बोल दोगे? मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। अब इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा? ये ग्रीक वर्ड फॉर्मिका से निकला है, जो आंट से मिलता है। आंट मतलब समझते हो ना, आंट वो जो चींटियां होती है, वो जो एसिड रिलीज करती है। ठीक है, बड़ा खतरनाक होता है भाई। चलो आगे है, जैसे CH3COOH। अब CH3COOH का अब दो कार्बन है भाई, इसका IUPAC नेम अगेन इजी है, इसे क्या बोल दोगे आप लोग? इथेनोइक एसिड। ठीक है ना। बट अगर इसी का मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इसका कॉमन नेम बता दीजिए, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एक तो मैं खुद भूल जाता हूँ यार, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो शब्द निकला है वो क्यों निकला है इसका? एसिटिक एसिड का मतलब होता है, एसिटम से निकला है ये, और एसिटम का मतलब होता है विनेगर। आपने देखा होगा इसको विनेगर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कार्बन बढ़ाते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, कितने कार्बन है ब्रो? 4 कार्बन है। तो इसे क्या बोलेंगे? 4 कार्बन को ब्यूटेनोइक एसिड। और क्या होगा ये? इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, अब ब्यूटाइल जो वर्ड निकला है वो बटर से निकला है। अब देख लो यार कितने ही, तो कॉमन नेम इजी नहीं रहते हैं, IUPAC नेम इजी रह जाते हैं। अब COOH को क्या बोलते हैं भाई? COOH को बोलते क्या है? COOH का देखिए, अगर आपने कार्बन, इफ कार्बन इज इंक्लूडेड इन चेन, अगर आपने कार्बन को चेन में इंक्लूड कर लिया है, इंक्लूडेड इन चेन, इट इज नोन एज ओइक एसिड। क्या बोल दोगे इसे आप लोग? ओइक एसिड बोल दोगे। इफ कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन चेन, अगर आपने कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं किया
या मतलब नहीं किया है, आपके हाथ में नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप कार्बन को COOH के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए हो, इट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो इसे क्या बोलने वाले हो आप लोग, ओइक एसिड बोलने वाले हो, या फिर आप इसे क्या बोलने वाले हो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलने वाले हो। चलिए तो एग्जाम्पल हो जाए, कुछ नाम स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा। देखिए जैसे कि हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम लोग, ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं हल्का सा नोमेनक्लेचर, ये टाइम स्टाम्प्स देने में इजी रहता है। नोमेनक्लेचर देखो, जैसे एक कार्बन की चेन है और इधर लग गया है COOH, तो ये एक्चुअल में अमिताभ बच्चन होते हैं भाई। और अमिताभ बच्चन का मतलब क्या होता है, जहाँ ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन, एंड 1 पे COOH है, 1 ओइक एसिड। ठीक है, जैसे कि ये हो जाए, ठीक है, ये चेन हो गई। मान के चलो यहाँ पर Br लग गया यार, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 है ना। तो 3 पे Br है, तो 3 पे Br को बोल देंगे 3। ब्रोमो चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन, एंड 1 पे COOH है, 3 ब्रोमो पेंटेन 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये हो जाए, जैसे कि हमें इसका नाम करना है, ये अच्छा है गुरु, तो चेन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 है ना। अब आप फोकस करो तो 2 पे कार्बन है विच इज नोन एज मिथाइल, एंड 3 पे Cl है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम लोग चलेंगे, 3 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है भाई, 5, तो पेंट। 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 इन, एंड 1 पे COOH है, 1 ओइक एसिड। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट। जैसे कि हमारे पास ये 2 कार्बन की चेन हो जाए और इधर ही 2 COOH लगे हुए हैं यार, ये बड़ा फंडा है। इसे क्या बोल देंगे, इन दोनों कार्बन को आप लोग चेन में इंक्लूड कर सकते हो, और 2 कार्बन है तो इसे बोल देंगे इथेन, एंड 1 2 डाइओइक एसिड है ना। अच्छा, इसका कॉमन नेम होता है, बड़ा फेमस कॉमन नेम होता है इसका, और सुना भी होगा आप लोगों ने कई बार, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ सर इसका कॉमन नेम ये होता है। अब देखिए जैसे कि अगर ये हो जाता, मान के चलो ऐसा हो जाए, इसका कैसे हो जाएगा ना, इसमें भी अगेन आप लोग चेन में इंक्लूड कर सकते हो इनको, COOH को, है ना, चेन में इंक्लूड किया जा सकता है। तो 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटेन है ना, 1 पे और 4 पे 2 COOH हैं, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अगर ये देखिए, जैसे ये है कार्बन कार्बन कार्बन, इधर COOH, इधर COOH, ओके बहुत गंदा हुआ, इधर COOH, इसका नाम क्या होगा भाई, जैसे कि बेटा ये चेन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना, 1 2 3, एक वर्ड यूज किया जाता है आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। अब ये तीनों COOH चेन में इंक्लूड नहीं किए जा सकते, तो हम तीनों को ही चेन से बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन 1 पे COOH है, 2 पे COOH है, 3 पे COOH है, तो प्रोपेन 1 2 3, 3 COOH को क्या बोल देंगे हम लोग, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मान के चलो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है अपने पास कुछ इस तरह से, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगेन आप इसका COOH चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये चेन से बाहर ही रहेगा। तो देखिए ये चेन हो गई, तो साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंटेन, एंड 1 पे COOH है, साइक्लोपेंटेन 1
कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और भी जैसे कि अपने पास बेंजीन है, बेंजीन पे COOH को क्या बोलेंगे बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है भी। बेंजीन पे COOH को क्या बोला जाता है, बेंजीन पे COOH को बोला जाता है, या तो आप इसे बोल सकते हो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो ये हो सकता है, या फिर इसका दूसरा नाम भी हो सकता है बड़ा फेमस, वो भी बेंजोइक एसिड। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको हम लोग, बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसा हो जाए, बेंजीन पे ऊपर नीचे पैरों में इधर COOH है और इधर भी आपका COOH है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन पे 2 जगह COOH है, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 ड्राई नहीं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी इसका एक कॉमन नेम होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इट इज़ नोन एज टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास ये बेंजीन, और बेंजीन पे इधर लगा हुआ है COOH, इधर लगा हुआ है OH, तो इसका नाम क्या होगा 1 2 पे OH है तो इट इज़ 2 हाइड्रोक्सी, है ना, 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पे COOH को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। या फिर एक इसका कॉमन नेम होता है जो कि बहुत पॉपुलर है, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड आप लोगों ने मुझे बताना है कि एक फेमस नेम रिएक्शन यूज की जाती है इसको बनाने के लिए, वो नेम रिएक्शन बेटा जी कौन सी है जो कि सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि R है, R ये C डबल बॉन्ड O और ये OH। अगर मैं स्पेसिफिकली इस कार्बन की बात करता हूँ तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, 1 पाई बॉन्ड बना रखे, तो ज्योमेट्री जो होगी वो ट्रायंगल प्लेनर होगी और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होने वाला है इधर। अगली बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है बेटा जी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच सकता है। तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा R और ये C, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया इसका पे, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इधर OH है। पता है कि नहीं पता भाई, ये जो पाई बॉन्ड है हर जगह हमने कार्बोनिल वाले केस में भी यही किया था, ठीक है ना। बट ये भाई साहब जो है, ये जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, उसका जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता, मतलब ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से लव नहीं करता कि बाहर की साइड से कोई आके इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा ना, इसमें ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। मतलब क्या हो जाता है कि ये जो लोन पेयर हैं वो इधर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, ये R ये C ये डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस कार्बन का पॉजिटिव तो गया और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव को, जिसके इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ना। देखो रिपीट कर रहा हूँ क्या हुआ है स्ट्रक्चर में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन है ये उतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से लव नहीं करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसकी तरफ भेज देता है, ठीक है ना। तो उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भूखा नहीं होता, रेजोनेंस स्टेबलाइज ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाओगे कैसे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाएगा भाई? तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल में भी कौन से अल्कोहल? आप लोग ले लो इधर प्राइमरी अल्कोहल। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, प्राइमरी अल्कोहल की जब आप लोग क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, तो क्या हो जाता है, उससे एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करके आप लोग उससे क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक अल्कोहल लो, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करो, लाइक जोन्स रिएजेंट हो गया, या फिर आपका KMnO4 हो गया, या फिर आपका K2Cr2O7 हो गया। ये डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास एक अल्कोहल है RCH2OH, इधर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया क्या बेटा, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, अल्कोहल की हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा RCOOH, या फिर अगेन इसी तरह से हमारे पास है RCH2OH है, इधर आपने क्या ले लिया, जोन्स रिएजेंट ले लिया। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 विद एसिड H2SO4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगेन ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप एग्जांपल जैसे जितने मर्जी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिया आपने CH3 CH2OH, और इधर आपने जोन्स रिएजेंट का यूज़ किया CrO3 H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा CH3 COOH। ये हमारे पास इथेनॉल है, और इथेनॉल से क्या बन गया हमारे पास, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हो, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी बना सकते हो भैया, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फोकस कीजिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन से कैसे बनाया जाए। देखो यार, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन इजीली की जा सकती है, इसकी ऑक्सीडेशन, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होती। इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर होती है, बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं। बट एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आप बहुत इजीली करवा सकते हो, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कैन बी डन इजीली, can be done easily in the presence of mild oxidizing agent, in the presence of mild oxidizing agent। mild oxidizing agent कौन से होते हैं, लाइक हमारे पास है टोलेंस रिएजेंट, लाइक हमारे पास है फैलिंग सॉल्यूशन, ये माइल्ड है, ये ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो हमारे पास लाइक एक एल्डिहाइड है RCHO, यहाँ पर आपने क्या लिया, टोलेंस रिएजेंट ले लिया, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, RCOOH के अंदर, ठीक है। जैसे कि ये है CH3 CHO, बेटा जी इधर आपने लिया टोलेंस रिएजेंट, और ये क्या बन जाएगा, CH3 COOH। और अगर यहीं पर आपने क्या लिया भाई, यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करवाना चाह रहे हो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स करवाना चाह रहे हो, तो नॉट एन इजी टास्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। एंड पॉप-अप रूल इज फॉलोड। पॉप-अप रूल क्या होता है, ये मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में भी करवाया है। पॉप-अप रूल क्या होता है कि जो C+O है, जब आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करोगे तो उधर कीटोन की जो बॉन्ड है वो क्लीव होगा, और जो C+O है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप गोज विद लोअर एल्काइल ग्रुप, लोअर एल्काइल ग्रुप। मैं समझाता हूँ,
जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पर कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने ले लिया अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो वैसे ये तो सिमेट्रिकल है, कुछ दोनों तरफ एक ही जैसे अल्काइल ग्रुप है। तो अब इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो HCOOH, और इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो CH3 COOH ये हो जाएगा। और मान के चलो अगर ऐसा हो जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, या फिर और करना चाहो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर आपने जोन्स रिएजेंट ले लिया CrO3 या फिर HNO3 ले लिया है, नाइट्रिक एसिड, वो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 ले लिया। तो क्या होगा, पहली बात मैंने बोला कि कीटोन की ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होती है। जब भी कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है बॉन्ड क्लीव होता है और कार्बोनिल ग्रुप जाता है उसके साथ जिधर लोअर अल्काइल ग्रुप है। तो जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, दो ऑप्शन है, तो ये इसके तरफ निकलेगा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3, ये CH3 CH2 COOH, और इधर CH3 COOH, इस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, और किससे बनाया जा सकता है, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन समझते हो ना, जब बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा होगा, याद रखिए बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा, मतलब जो स्टार्टिंग कार्बन है जो बेंजीन से टच कर रहा है, उसके पास हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, कैसे करोगे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लोगे इन बेसिक मीडियम, अल्कलाइन KMnO4 बोलते हैं इसको। तो अरे भाई ये क्या बन जाएगा, बेंजीन COOH, ठीक है। मान के चलो कि यार ये CH3 ना दो जगह पे है, जितनी तरफ बेंजीन पे डायरेक्ट कार्बन लगे होंगे, जैसे इसमें दो जगह पे कार्बन लगे हुए हैं, अगर आप इधर इनकी ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इनकी ऑक्सीडेशन होके ये क्या बन जाएगा, बेंजीन COOH बेंजीन COOH। मान के चलो ये ऐसे लगे हुए हैं, बेंजीन CH3 CH3, अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 KOH, तो ये क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन COOH COOH। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर। सिंपल सी बात है भाई, ये हो जाएगा। अगर इन केस ऐसा हो बेंजीन के ऊपर खुद के ऊपर एक बड़ा सा ग्रुप लगा है एक ही जगह पे, जैसे यहाँ पर लगा हुआ CH2 CH3, और अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है, इसकी आप रिएक्शन करा दो विद अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो देखिए बेंजीन पे जितनी जगह कार्बन लगे होते हैं उतने कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, बट इसमें डायरेक्ट तो एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक ही COOH भी बनने वाला है, कुछ इस तरह से सिर्फ एक ही बनेगा, इट इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर ऐसे लग जाए मान के चलो बेंजीन CH2 CH2 CH3, और इधर आपने ले लिया अल्कलाइन KMnO4, बताइए, तो इसकी ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगी, ये बन जाएगा बेंजीन COOH, मतलब एक ही कार्बन की अच्छे से ऑक्सीडेशन हो पाएगी। नेक्स्ट होता है बेटा जी हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल्स या फ्रॉम अमाइड्स, एक ही बात है। पहले तो आप नाइट्राइल से अमाइड बना लोगे और अमाइड की ऑक्सीडेशन करके आप लोग क्या कर लोगे भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे। जैसे कि आपके पास एक नाइट्राइल है RC ट्रिपल बॉन्ड N, आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो विद वाटर, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर जाएंगे H, इधर जाएंगे OH, ये बॉन्ड टूटेंगे ना, तो एक ही कार्बन पे दो OH नहीं हो सकते, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी और ये हमारा मतलब ये पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा ना, ये H एंड OH बाहर निकल जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा R, बहुत बढ़िया, C डबल बॉन्ड O NH2। अगेन इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, मतलब अगर हमारे पास आप कह लीजिए कि
अमाइड आ जाता। ये तो हमारे पास नाइट्राइल से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग अमाइड से स्टार्ट करते तो इस रिएक्शन को कुछ ऐसे लेके जाते कि इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH एंड प्लस में NH3। और ये बन गया है वो जिसकी आपको सदियों से ज़रूरत नहीं थी, मतलब ज़रूरत तो नहीं थी ना आपको, ज़रूरत तो नंबरों की है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। आप लोग उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, इधर आएगा H3O पॉजिटिव। तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ये क्या है, मैं तो अमाइड ही ले गया है ना। चलो अमाइड की डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, अमाइड से तो सीधा बन सकता है भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर H इधर OH, ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH और प्लस में NH3। या फिर ऐसे हो जाए जैसे कि CH3 या बेंजोनाइट्राइल ले लेते हैं, बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N है। आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले आप इससे क्या बनाओगे, अमाइड बनाओगे। अमाइड कैसे बनेगा, इधर H इधर OH, एक ही कार्बन पे 2 H हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहाँ से H2 निकलेगा और ये CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। और फिर दोबारा से इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे आप लोग H2O इन एसिडिक मीडियम, तो इधर H इधर OH, तो ये क्या बन गया बेंजीन C डबल बॉन्ड O OH और प्लस में NH3। मतलब बहुत सारे बच्चों को ना कन्वर्जेंस में डाउट रहते हैं, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि यार ये वन शॉट देख लेना, उसके बाद बहुत सारी रिएक्शन तो आपको हो चुकी होगी, और फिर कन्वर्जन लगाते हैं, फिर कन्वर्जन करते हैं, फील आएगी। और बहुत जल्द मैं करवाने भी वाला हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर में कन्वर्जन आए हैं ना, वो सारे के सारे आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। घबराने का नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप लोग, इसके बाद आप लोग कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी अच्छा तरीका रहता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो यार, टर्म 1 में मैंने आप लोगों को करवाया था हैलोल्केन हैलोरिन में, और तब मैंने आपको बोला था कि ये भाई साहब कुछ ऐसे हैं, ये हर चैप्टर में आपको आके बोलना लगा, हे ब्रो आई एम हेयर, आर यू लुकिंग फॉर मी, मतलब हर चैप्टर में आ जाते हैं ये। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे। इधर RMgX है, ठीक है, ड्राई ईथर ले लेना इधर, है ना, उसकी रिएक्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए ड्राई ईथर लिया जाता है। तो मतलब मैंने तो ऐसे याद रखा हो, बिल्कुल सिंपल, कार्बन गोज टू कार्बन, ये इधर जाएगा और ये MgX इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये C डबल बॉन्ड O इधर O, इधर आएगा R और इधर आ जाएगा आपका MgX। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे विद H3O पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर जाएगा H और इधर जाएगा OH, ये बॉन्ड इधर से क्लियर, ये R, ये C डबल बॉन्ड O OH और ये MgOH और इधर X। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद CH3 MgBr के साथ, कार्बन गोज टू कार्बन, कार्बन इसको अप्रोच कर देगा और ये MgBr अप्रोच कर देगा इसको, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, इधर आएगा कार्बन CH3 और इधर आ जाएगा MgBr। फिर आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस करवा दो भाई, क्या हो जाएगा H3O पॉजिटिव, तो इधर जाएगा H, इधर चला जाएगा OH, ये क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH और बेटा ये क्या बन गया MgBr OH, क्लियर है, MgBr OH। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भैया हमारे पास, मतलब बेंजीन भी ले सकते थे आप लोग, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है C डबल बॉन्ड O और ये, अच्छा सामने मैंने NCERT ही खोल रखी है सो दैट कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी ना सीरियल वाइज चलता रहूँ और आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाता रहूँ कि हाँ यार इस तरह से होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है बेंजीन MgBr,
तो क्या हो जाएगा भाई, कार्बन गोज टू कार्बन, कार्बन कार्बन को अप्रोच करेगा इस वाले को, और MgBr इस ऑक्सीजन को अप्रोच कर देगा। तो क्या बन जाएगा C, ये डबल बॉन्ड O इधर लग जाएगा बेंजीन, और इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा MgBr। ठीक है, ड्राई ईथर ले लेना इधर। उसके बाद क्या करोगे बेटा आप लोग, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे H3O पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा भाई, इधर जाएगा, ये इसको क्लिप कर देना, इधर H और इधर चला जाएगा OH। ये क्या बन गया, बेंजीन। बेंजीन के पास इधर C डबल बॉन्ड O OH, और ये क्या बन जाएगा MgBr OH। क्लियर है, MgBr OH। इस तरह से इसके अलावा क्या कर सकते हो बेटा जी, आप लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड, इनसे बनाया जा सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। तो सर इनसे कैसे बनेगा, देखो जैसे कि एस्टर है, एस्टर किसे कहते हैं, RC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो आप लोग, हाइड्रोलिसिस मतलब इधर आएगा H3O पॉजिटिव, तो इधर H भेज दो, इधर OH भेज दो, क्लिप कर दो, ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और इधर R डैश OH। यहाँ पर कार्बन ले लो बेटा आप लोग, ये क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या हो जाएगा भाई, इधर H इधर OH, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस में CH3 OH। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अमाइड ले सकते हो, जैसे कि अमाइड ही होता है RC डबल बॉन्ड O NH2, है ना। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या जाएगा बेटा, इस बॉन्ड को क्लिप करेंगे इधर से, इधर H जाएगा, इधर OH जाएगा, ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और इधर बन जाएगा NH3। अरे टास्क ही अपना एक है, हम लोग बनाई कार्बोक्सिलिक एसिड रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड इतनी इजीली तो बन रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, देखो जैसे कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इधर आप लोगों ने ले लिया H3O पॉजिटिव, ठीक है ना, तो इधर H इधर OH, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और प्लस में इधर बन जाएगा NH3, एंड इट इज़ नोन एज, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज़ नोन एज इथेनोइक एसिड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइड के अलावा क्या आ जाएगा बेटा, एनहाइड्राइड आ सकता है। ठीक है ना, एनहाइड्राइड है, जैसे एनहाइड्राइड क्या होते हैं RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आप लोग, तो क्या ही हो जाएगा, इसको तोड़ दो, इधर इधर भेज दो OH, इधर भेज दो H, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और प्लस में R डैश C डबल बॉन्ड OH। दो तरह कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपके पास ये है बेंजीन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या हो जाएगा, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको ब्रेक कर देना, इधर इधर H और इधर OH, ये क्या बन जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड OH और प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड OH। इट इज़ बेंजोइक एसिड, इट इज़ इथेनोइक एसिड। क्लियर है, तो इस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे तरीके हैं बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के, और इसके बाद NCERT में कन्वर्जन दे रखे हैं, और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इनको एक बार कन्वर्जन्स को भी आप लोगों ने अच्छे से देखना है कि किस तरह से आप लोग इन्हें कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनकी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी थोड़ा सा ज्ञान दे ही देते हैं।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप बात करते हो इनके 9 कार्बन तक, तो 9 कार्बन तक ये क्या रहते हैं, कलरलेस लिक्विड रहते हैं विद अनप्लीजेंट स्मेल। और जब आप इनको 9 कार्बन से ज़्यादा बढ़ाते हो तो ये क्या होते हैं, ऑर्डरलेस हो जाते हैं और वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। और जितने भी हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बेंजीन वाले होते हैं, वो तो हमारे पास क्या होते हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ब्रो। तो सबसे पहली बात करें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन। ओके, मैं भी कह रहा हूँ यार ये इतना क्यों लिखा जा रहा है। अप टू 9 कार्बन्स आर क्या होते हैं भाई, कलरलेस लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, विद अनप्लीजेंट स्मेल। और जैसे जैसे ये एल्डिहाइड कीटोन में भी किया था कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं ना, इनकी वैसे ऐसा कुछ नहीं कि प्लीजेंट नहीं हो जाती है, बट अनप्लीजेंटनेस जो है, जो बहुत गंदी स्मेल है, वो खत्म होती चलती है, ठीक है ना। तो हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स लाइक सॉलिड्स with odorless solid, ठीक है। एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, बेंजीन वाले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होते हैं भैया, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इनके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हो विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है तो क्या होगा बेटा जी, उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ, किसके कंपैरिजन में, आपके अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में। और क्यों होता है, बिकॉज दे फॉर्म डाइमर ड्यू टू डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई साहब डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, और डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बना रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर है OH, ठीक है, ये आर, ये सी डबल बॉन्ड O, और ये है इधर OH। तो देखिए अभी हाइड्रोजन क्या है, अट्रैक्शन शो करेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन अट्रैक्शन शो करेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अगली बात है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी की बात करें तो भाई घुल सकते हैं पानी में, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और ये घुल भी जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन आर soluble in water, एंड इसके बाद एज alkyl group increases, उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन इंक्रीजेस, हाइड्रोफोबिक पोर्शन इंक्रीजेस एंड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी
डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई भी, ठीक है, जैसे कि है RC डबल बॉन्ड O OH है, ठीक है। और भाई साहब इधर वाटर ले लो OH, तो इधर RC डबल बॉन्ड O OH, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हर जगह बन रही होगी। ये ऑक्सीजन भी वाटर वाले हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा, ये भी इधर बना रहा होगा, ये इधर बना रहा होगा, ठीक है। ये भाई सब किधर और ये किधर, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होगी। बट याद रखिए अप टू 4 कार्बन ही घुलते हैं। 4 कार्बन से जब ज़्यादा रहेंगे तो इनकी सोलिबिलिटी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये हर जगह की बात है। इवन देखिए जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल तो बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बट वो भी अगर हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ेगा तो वो भी पानी में घुलना बंद कर देते हैं। क्यों? वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडा है अबाउट द, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट इज एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे हिसाब से इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ये एसिडिक होते हैं। इनके नाम में ही एसिड है तो इट मीन्स ये एसिड होता है। नाम में एसिड होने से क्या होता है? नाम तो गुलाब जामुन होता है, उसमें गुलाब थोड़ी ना होता है ठीक है, बट ये बात यहाँ नहीं लगेगी। ये एसिडिक होते हैं। कैसे हमें पता चला कि ये एसिडिक होते हैं बेटा? देखिए जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालते हैं तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये हो जाएगा RCOO नेगेटिव और इधर बन रहा होगा H3O पॉजिटिव। ये क्या है? ये कार्बोक्साइलेट आयन है। ये कार्बोक्साइलेट आयन है, ठीक है ना। और ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोनियम आयन है। और अगर कोई हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं इट मीन्स वो एसिडिक होता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं Ka के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, व्हाट इज Ka? Ka क्या होता है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या होता है ये? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। अब Ka क्या हो जाएगा? अब प्रोडक्ट RCOO नेगेटिव की कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट RCOOH। वाटर के लिखने की जरूरत नहीं, कोई वाटर तो है हमारे पास प्योर लिक्विड, और जो प्योर लिक्विड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ये जो Ka होता है, Ka जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मीनिंग क्या है? लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक होता है pKa। pKa क्या होता है? नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ Ka। एंड pKa जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka के भी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एसिडिक स्ट्रेंथ के भी। एसिडिक स्ट्रेंथ के भी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सर ऐसा काहे है? ये क्यों ऐसा करते हैं? अब नेगेटिव है ना भाई, इसके साथ तो घटी रही उसकी वैल्यू pKa की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, ठीक है। ध्यान से फोकस करना। इधर ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर हैं, इधर इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर हैं। चाहो तो इस हाइड्रोजन को खोल के लिख लो,
तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सर इस तरफ शिफ्ट क्यों हो जाएगा? कोज ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पर ये R, ये C, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, कोज इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इधर ये जो OH है, ये अपने लोन पेयर को इधर भेजेगा, सो दैट कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं जाता इन लोन पेयर से ना, पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं जाता कि कोई मुसीबत में रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, बल्कि दोनों काम साथ साथ होते हैं, मैंने फिर भी अलग अलग स्टेप में करके दिखाए हैं। ये डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इधर इस ऑक्सीजन पे, अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म करेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ये इसी में हो जाता है, ये सारा कुछ मैं आपको फिर भी अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, इसी में ये हो जाता है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है तो अपने लोन पर इधर भेज देता है, जिससे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ये कैसे खत्म करेगा? इस हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तू क्या कर रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज तेरे पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इधर मेरे पे है। ठीक है ना भाई, ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, एटम है, उसके पास तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है बट पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके इधर भेज देगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। R, ये C, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड O, और इधर H पॉजिटिव। अब क्योंकि इसने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया है तो हम बोल देते हैं कि यार भाई साहब हमारे पास क्या है? एसिड है। अब ये जो हमारे पास है R, C, ऑक्सीजन जो है इधर इस तरह से है नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड O। अगेन ऑक्सीजन इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसको खींच लेगा अपनी तरफ। और कार्बन क्या है इधर, सॉरी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। देखो जब इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने लगेगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, तो ऑक्सीजन इसको खत्म कर देगा। तो मतलब एक बात हमने लिखी थी कि जो कार्बोक्सिल वाला कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता ज़्यादा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने ही नहीं देते, उसके पड़ोस वाले ही खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, ये इधर भेज देगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। R, ये C, ठीक है। और भाई साहब ये हो जाएगा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इधर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, और इसने अपना डबल बॉन्ड बना दिया इधर। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस बात को आराम से समझ के देखना। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी कि ये जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से नहीं देखा जाएगा तो अपने लोन पे डालेगा, इधर मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, बट क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन से नहीं देखा जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और ये जो H पॉजिटिव है इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये भाई साहब क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है ना। तो ओके, अब अगेन यहाँ पर पाई बॉन्ड तो बन चुका है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन का पॉजिटिव ये खत्म कर देगा, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है, तो ठीक है ये बात क्लियर है कि ये एसिडिक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर इधर हैलोजेंस की मैं बात कर लूं, नंबर ऑफ हैलोजन से क्या फर्क पड़ता है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे? तो भैया एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो हैलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी वजह से माइनस आई इफेक्ट आता है, और माइनस आई इफेक्ट मतलब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, और माइनस आई इफेक्ट आएगा, और माइनस आई इफेक्ट आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ंती हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि ये है, ये है C, इधर H H H, ये CH3 है, और इधर है CH, ठीक है। इधर C Cl H H CH, इधर C Cl Cl CH, इधर C Cl 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 और CH। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है नेचर ऑफ हैलोजन। नेचर ऑफ हैलोजन से क्या फर्क पड़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो ब्रो एक और चीज भाई क्लियर ही करनी है बातें, और क्या ही है, यहाँ पर है कार्बन, इधर लगा हुआ F, बाकी जगह पे H लगा के रखते हैं, COH, ठीक है ना। इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर मैं लगा देता हूँ Cl, COH, इधर मैं लगा देता हूँ भाई Br, H, COH, इधर मैं लगा देता हूँ I, H, COH। लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर किसी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ होगी। तो याद रखिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F है, देन है Cl, देन है Br और देन है I, और इसी तरह से हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी रहेगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्लियर है। उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ हैलोजन। डिस्टेंस ऑफ हैलोजन, डिस्टेंस ऑफ हैलोजन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो बेटा, जैसे कि ये है, ए ले लेते हैं, यहाँ पर है COOH, इधर कार्बन है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ Cl, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, B कार्बन कार्बन कार्बन, ये COOH, इधर लगा हुआ है Cl, ये है बीटा, ये है कार्बन कार्बन कार्बन, COOH, Cl इधर लगा हुआ, ये है गामा। लेट्स कम टू द POINT पॉइंट। अब देखो यार, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूर होता जाएगा, माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, इधर A, फिर B और फिर C, ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहने वाला है। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन एंड एसिडिक स्ट्रेंथ। हाइब्रिडाइजेशन एंड, बहुत गंदा किया है तो मैंने नहीं किया यार, ये आईपैड ना मेरा कई बार सस्ते नशे करने लग जाता है, ये बदतमीज हो गया है, इतने प्यार से रखता हूँ इसे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन एंड एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है, ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। देखिए 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं हम कार्बन के केस में। एक होती है sp, एक होती है sp2, एक होती है sp3। ये क्या है भाई, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं एस करेक्टर। एस करेक्टर में क्या हो जाएगा, इधर एस करेक्टर है 25%, इधर एस करेक्टर है 33.3% और इधर एस करेक्टर है 50%। याद रखिए मोर एस करेक्टर, मोर इज द एस करेक्टर, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं आपको बोल क्या रहा हूँ। अगर कहीं पर मान के चलो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी आपको, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर डबल बॉन्ड में, फिर सिंगल बॉन्ड में, क्लियर। तो जैसे कि हमारे पास ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH COOH, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये COOH, ऑप्शन बी हो गया। और ये CH3 CH2 COOH, ये ऑप्शन सी हो गया। अब मुझे बस ये बता दो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा। आई थिंक इजीली आप लोग बता ही सकते हो कि इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहने वाला है। चलो कमेंट सेक्शन में बता देना सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी, आपको ना कभी पूछ लिया जाता है कि यार मुझे बताओ कि इस ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कहीं पर ग्रुप लगे हुए हैं बहुत सारे, तो आपको बताना है कि कौन उनमें ज़्यादा एसिडिक है और क्यों ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है ना। याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं बेटा जी, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोक्साइलेट आयन एंड हेंस इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर कोई भी स्टेबलाइज करेगा तो भाई इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसके अंदर क्या क्या है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आई, फिर है Br, फिर है Cl, फिर है F, फिर है Cn, फिर है NO2, फिर है कार्बन ट्राइफ्लोराइड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, माइनस इफेक्ट, और ये ऑर्डर है इनका। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बोक्साइलेट आयन and hence decrease acidic strength। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते चले जाएंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ब्रो इधर है CH3 से ज़्यादा हो जाएगा CH3CH2 से ज़्यादा हो जाएगा CH3CH से ज़्यादा हो जाएगा CH3CH3। ठीक है। तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर ही है, मतलब कार्बन ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ती जाएगी, विड्रॉइंग नहीं डोनेटिंग, और डोनेटिंग नेचर बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ये है C है ना, ये है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये है सिंपली बेंजोइक एसिड। ठीक है। और बड़े सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़े सारे क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए ही पूछ रहा हूँ मैं, सो दैट कि पता चले कितने बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है बेटा। अब देखो यार, फंडा क्या ही है, आपको पता है कि जो NO2 है ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चलो इधर तो कोई ग्रुप लगा नहीं हुआ, इधर ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इन दोनों में से आप लोगों को बताना है मुझे, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, या बेंजोइक एसिड में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन सबसे कम एसिडिक है और क्यों। प्रॉपर रीजन लिख दोगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रूव करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम प्रूव कर सकते हैं बाय लिटमस टेस्ट। इधर हम लोग इनकी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, लिटमस टेस्ट। ठीक है। अब सिंस ये एक एसिडिक है, तो अगर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, लिटमस, ब्लू लिटमस है, या ब्लू लिटमस पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डालेंगे तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा भैया, रेड लिटमस में। ठीक है। लिटमस टेस्ट के बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं विद एक्टिव मेटल। ठीक है ना, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद एक्टिव मेटल, देन क्या होने वाला है भाई, देखिए हमारे पास है
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद सोडियम। तो देखिए जो एसिड्स होते हैं वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो बेटा इधर भी क्या होगा, इस H के पास क्या आ जाएगा Na, और ये क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O O Na, और इधर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास बेंजीन C डबल O है, बेंजीन C डबल O H, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद 2Na। ठीक है, इसको भी 2 टाइम्स ले लो, तो ये 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 सोडियम, तो ये बेंजीन C डबल O Na, और इधर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। क्लियर है। अब जिंक के साथ भी करा सकते हो सेम आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे ले लिया CH3COOH, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है विद जिंक Zn, इसको 2 टाइम्स ले लो, तो इधर आ जाएगा जिंक, ये जिंक सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, ये CH3COO, ये तो 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 एसिडिक ग्रुप लगेंगे इधर, और इधर से H निकल ही गया है, H2 गैस रिलीज हो रहा होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हो बेटा जी आप लोग, इसके अलावा आप लोग कर सकते हो रिएक्शन विद NaCO3, और इवन NaCO3 ना एक टेस्ट भी होता है, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो क्या करते हैं ये, जैसे कि हमारे पास है CH3COOH है, CH3C डबल बॉन्ड OH, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद किसके साथ, NaCO3 के साथ। तो क्या होगा भाई, ये H की जगह पे Na आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONA, और H उधर जाएगा तो बन जाएगा H2CO3, एंड H2CO3 को ज़्यादा अच्छा लिखने का तरीका रहेगा H2O प्लस CO2, और ये जो CO2 है इसकी ब्रिस्क एफर्वेसेंस होती है, मतलब तेज बुलबुले इसके रिलीज हो रहे होते हैं। इधर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास है बेंजीन C डबल बॉन्ड OH है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद NaCO3, तो क्या हो जाएगा, इस H की जगह पे Na, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा बेंजीन, और ये C डबल बॉन्ड ONA है ना, और प्लस में H2CO3 को लिखने का ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा H2O प्लस CO2, ये CO2 के तेज बुलबुले रिलीज होंगे। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आप लोग क्या करवा सकते हो बेटा जी, रिएक्शन करवा सकते हो। किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो, रिएक्शन करवाई जा सकती है विद PCl5, है ना। अच्छा, रिएक्शन विद बेस तो नहीं किया ना हम लोगों ने, चलो रिएक्शन विद बेस भी कर लेते हैं, रिएक्शन विद NaOH। दिल के अरमा दिल में नहीं रहने चाहिए भाई, कर लेने चाहिए उनको पूरा, मतलब गलत अरमा तो रख लिया करो, सही वाले अरमा को कर दिया करो। तो जैसे कि यहाँ पर RCOOH है, इसकी रिएक्शन आप लोग कराओगे विद NaOH, तो इस H की जगह पे क्या आ जाएगा Na, ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा हमारे पास RCOONA, और प्लस में H2। भैया एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एक सोल्ट बनता है और एक वाटर बन जाता है, क्या ही है। ठीक है, यहाँ पर है CH3COOH प्लस में NaOH, तो क्या हो जाएगा, ये जो H है, ये जो Na है, तो ये CH3COONA, Na उधर गया, H उधर, प्लस में H2, वो सोडियम एसीटेट, और प्लस में क्या बन गया हमारे पास, वाटर बन गया है। क्लियर होती है। इसके बाद आप लोग इसकी रिएक्शन करवा सकते हो विद व्हाट, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, PCl3, SOCl2, किसी के साथ भी करा दो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी, जैसे कि ये हमारे पास CH3COOH है, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो विद PCl5 के साथ, तो क्या होगा बेटा, आपको पता है PCl Cl 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 Cl। ठीक है बेटा, ये Cl इधर चला जाएगा, इस OH कैसे तैसे करेंगे, ये बन जाएगा CH3COCl, है ना, एसिड कोलाइड बन जाएगा, और प्लस में OH इधर आएगा, क्या बना रहा होगा, एक तो HCl
और एक POCl3। दोबारा कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो क्या हो जाएगा SOCl Cl, ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह, तो ये क्या बन जाएगा भाई CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl उधर जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और प्लस में देखो बेटा ये क्या बन चुका है, एक तो बन चुका है हमारे पास SO2 और एक बन चुका है HCl। इस तरह से रिएक्शन करवाई जा सकती हैं, मुश्किल नहीं है, बस करते नहीं हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरली आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, यहाँ पे अगेन RC डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिएक्शन करवा दी आप लोगों ने किसके साथ भाई, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो जस्ट अ सेकेंड बेटा। चलिए, आपने इसकी रिएक्शन करा दी विद PCl3, तो PCl3 के लिए इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो इधर से ये 3 OH जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, इधर Cl, ये 3 टाइम्स, और प्लस में 3 OH इधर आ जाएंगे, POH थ्राइस है, POH थ्राइस को क्या लिख देंगे S3PO3, क्या लिख देंगे भाई S3PO3, फॉस्फोरिक एसिड बोल देते हैं, H3PO4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आती है एस्ट्रिफिकेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह जाती है एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होगा, ध्यान दीजिए गा जरा एक बार तनिक, एस्टर बना देंगे RC डबल बॉन्ड O OH, और इधर R-OH, एसिड ले लेंगे HCl हो सकता है और H2SO4 हो सकता है, तो क्या ही हो जाएगा भाई, ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, H2O बाहर, और ये क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O OR-, यहाँ पर है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इधर आपने ले लिया CH3OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा दी है, रिएक्शन तो हो गई है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये HCl भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद क्या होने वाला है, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलने वाला है दिस वन, ठीक है, तो ये बन जाएंगे H2 और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम अगर करें, नाम बड़ा सिंपल है, मिथाइल, इसका नाम पहले, और 2 कार्बन है तो इथेनॉइड, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनॉइड। उसके बाद इसकी रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया। तो जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हो तो क्या होगा RCOOH, आपने इसकी रिएक्शन कर दी विद अमोनिया, तो सबसे पहले आपके पास अमोनियम सॉल्ट बनेगा RCOONH4 पॉजिटिव, फिर आप लोग इसे गर्म कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2, ये भी अच्छा है गुरु, अमाइड बनाने काम आ सकता है। कार्बन ले लीजिए, जैसे कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी है विद अमोनिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, अच्छा वो जो एस्ट्रिफिकेशन होती है ना, वो एक रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अच्छा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONH4 पॉजिटिव, ठीक है, और फिर क्या होगा भैया, गर्म करोगे तो वाटर का रिमूवल होगा, और ये क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, वाटर तो बाहर ही निकल गया ना, इधर NH2, इट इज़ इथेनमाइड। आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आती है बेटा जी हमारे पास इसकी रिएक्शन रिडक्शन, कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन।
अब रिडक्शन दो तरह की है, रिडक्शन यहाँ से दो तरह की है, फोकस कीजिएगा। जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स की भी दो तरह की रिडक्शन थी ना, इसकी भी दो तरह की रिडक्शन है। कौन कौन सी? एक है कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है, और एक है इनकम्प्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन एंड इनकम्प्लीट रिडक्शन, ठीक है ना। कंप्लीट रिडक्शन में क्या होगा, आपको जो एज प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है हाइड्रोकार्बन। क्या मिलेगा ब्रो? हाइड्रोकार्बन। और इधर आपको मिलने वाला है एज प्रोडक्ट अल्कोहल। कंप्लीट रिडक्शन के लिए आप लोग यहाँ पर 6HI लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पर क्या ले लोगे बेटा, इधर आप LiAlH4 ले लोगे, ठीक है। अब कर दीजिए सर, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो आपने इसकी रिएक्शन कराई विद 6HI एंड रेड फॉस्फोरस या फॉस्फोरस, ठीक है। तो क्या होगा, 6 हाइड्रोजन आएंगे, 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को लेके क्या बना देंगे, 2H2, और यहाँ पर बच जाएगा CH3 बेटा जी, ये 2 ऑक्सीजन तो बाहर, 2H2, और ये CH3। अगली बात है, यहाँ पर है CH3 C डबल बॉन्ड OH है, इधर आपने LiAlH4 ले लिया, LiAlH4, तो एक पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये क्या बनाएगा, H2, और ये बन जाएगा CH3 CH2OH। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इनकम्प्लीट रिडक्शन में अल्कोहल बनेगा, या इनकम्प्लीट ज़्यादा अच्छा शब्द नहीं है, पार्शियल रिडक्शन अच्छा शब्द रहेगा, ज़्यादा फील आती है पार्शियल शब्द लिखने से ना। चलिए, अच्छा बैकग्राउंड में दिख रहा है ना भाई, खर्चा कर रखा है, देख लिया करो। लाइक तो करते नहीं हो, देख तो सकते ही हो ना, कर दिया करो भाई लाइक भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एक रिएक्शन आती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सुना होगा आप लोगों ने, नाम तो सुना ही होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? रिमूवल, अरे भाई रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। CO2 को रिमूव कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड से। जैसे कि हमारे पास एक सोल्ट ऑफ एसिड है RCOONA, इसकी रिएक्शन कर दिया आप लोगों ने सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम किसे कहते हैं बेटा? सोडा मतलब कास्टिक सोडा, और लाइम मतलब क्विक लाइम। ये हमारे पास कास्टिक सोडा है और ये क्विक लाइम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा Na2CO3, और ये RH, दैट इज हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हमारे पास है C2H5 C, अरे भाई कुछ देर का रह गया, ऐसे मत कर प्लीज़। C2H5 COONA, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद सोडा लाइम, दैट इज NaOH एंड CaO, और गर्म भी कर दो, गर्म करना भी थोड़ा सा ज़रूरी सा रह जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर, दैट इज Na2CO3 एंड ये C2H6 विच इज नोन एज इथेन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बहुत फेमस रिएक्शन आती है इधर भाई, HVZ रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बढ़िया नेम रिएक्शन की ट्रिक मैंने लगभग सभी नेम रिएक्शन की ट्रिक करवा रखी है, वो देख लेना। HVZ रिएक्शन की फुल फॉर्म होती है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। जेलिंस्की शब्द तो सुना ही होगा, बहुत फेमस नाम है आजकल। बेचारे की ज़िंदगी हेल बना दी है रसिया वालों ने। लेट्स कम टू द पॉइंट। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और उस अल्फा हाइड्रोजन की ऐसी तैसी कर देगा कौन, एक हैलोजन। अल्फा हाइड्रोजन की ऐसी तैसी कर देगा एक हैलोजन। तो देखो, जैसे कि क्या किया है मैंने ये, जैसे कि अपने पास है ये CH3 COOH,
ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसकी हैलोजिनेशन होती जाएगी भाई, बार बार रोक भी सकते हो, बट अगर आपने Cl2 एक्सेस में ले लिया है तो क्या हो जाएगा, ये CH2 Cl CH, ठीक है, एक Cl लग गया, माइनस हो गया HCl। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद Cl2, यहाँ पर है रेड फॉस्फोरस, तो बेटा जी अगेन एक Cl लगेगा, ये हो जाएगा CH, और इधर Cl लग जाएंगे दो जगह CH। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन की ऐसी तैसी फेरनी है भाई, सिंपल, कितनी बार बोलूँ, सारे हाइड्रोजन हटा के छोड़ोगे, यस सर, मिशन कंप्लीट, ठीक है ना, सारे हाइड्रोजन निकाल दिए, सारे हाइड्रोजन निकाल देने। आगे बढ़ते हैं HVZ के बाद, इसके बाद इसकी रिएक्शन आती है भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ज्ञान की बात बता दूं, CH ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो जैसे कि आप दो तीन रिएक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कर दिया हैलोजिनेशन, जैसे कि आप लोगों ने कर दिया सल्फोनेशन, जैसे कि आप लोगों ने कर दिया नाइट्रेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये शो नहीं करता नाइट्रेशन, ठीक है, जैसे कि ये है बेंजीन CH, इसकी हैलोजिनेशन कर दी, मतलब आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी विद Cl2 या Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे Cl लग जाएगा, क्या ही दिक्कत आ रही है। सल्फोनेशन में भोर भई पन घट पे, सर प्लीज़ कानों में से खून आ जाएगा, इतना बेसुर आवाज में मत गाइए। अरे भाई मतलब तुम्हारे लिए भी वन शॉट है, मेरे लिए भी वन शॉट है। जनरली वन शॉट मतलब जो भी बनाते हैं वो ऐसे नहीं होता, वो ब्रेक ले लेते हैं। मैंने सोचा है कि उसमें कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हें पढ़ते हुए तुम्हें भी फील हो रहा होगा, मुझे भी फील हो रहा है यार, बहुत देर से बैठा हूँ, बस ये लास्ट है, ठीक है। SO3H नाइट्रेशन में क्या हो जाएगा, इधर लास्ट बेंजीन CH है, इसकी रिएक्शन हम लोग कर देंगे विद HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3, एंड इधर आएगा कंसनट्रेटेड H2SO4। तो क्या हो जाएगा भाई, मेटा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा, ये CH है, और मेटा पोजीशन पे क्या लग गया, NO2, है ना, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो ये है, कुछ भी नहीं, दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। ख्याल रखिए अपना, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड बस भाई एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। और वन शॉट मैंने पहले बना रखे हैं, बट ये नए वाले वन शॉट बनाए सो दैट सभी बच्चों को थोड़ी फील आए कि हाँ यार टर्म 2 के लिए नया मटेरियल आ रहा है। ख्याल रखिए अपना, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।